हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का शानी क्लासेस में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हो दोस्तों? होपफुली आप अच्छे हैं। चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। सभी को गुड इवनिंग है, ईच एंड एवरीवन, सारे फ्रेंड्स को गुड इवनिंग है, बड़ा वाला गुड इवनिंग है। अच्छे से पढ़िए, अच्छा रिजल्ट ले आइए, बढ़िया तरीके से हर एक चीज़ को समझ रहे हैं, हर एक चीज़ को जान रहे हैं। आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 50 नंबर के एक और पेपर की। तो ये जो टॉपिक है वो है हंटर आयोग। ये दोनों पेपरों में है, बोथ में है। तो इसीलिए मैंने इसको एजुकेशन पेपर से बोला है। ये पेपर 1 में भी आएगा आपको ये, और ये आपके पेपर 2 में भी आएगा। तो बहुत अच्छा सिलेबस है, एक पर दो काम हो जाएंगे आपके। हंटर आयोग से कई सारे प्रश्न आपको बहुमूल्य तरीके से पूछे जाते हैं 1 बाय 1 करके। तो वो मैं आपको आज यहाँ पर इसकी थोड़ी थ्योरी बताऊँगी कि एक्चुअल में ये है क्या। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं किया है दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो वहाँ पर क्लासेस बाय शालिनी में जितने क्वेश्चंस होते हैं वो टेलीग्राम पर दे दिए जाते हैं। कोई दिक्कत होगी बताइएगा। मेंबरशिप वाली क्लास ज्वाइन करनी हो तो वो कर सकते हैं, नोट्स लेनी है तो वो ले सकते हैं, सीरीज़ वगैरह दे रहे हैं उसका भी लिंक दिया गया। हर तरीके से आपको हेल्प करने का पूरा दिया गया है मौका। आप अच्छे से अच्छा 90% स्कोर करने की तैयारी में जो कुछ भी हो पाए वो करिए, बिल्कुल भी चूकिए नहीं, क्योंकि जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा फिलहाल के लिए। चलिए आइए जानते हैं कि हंटर आयोग क्या होता है, ये क्या है, इस आयोग का नाम इतना फेमस क्यों, इनके उद्देश्य क्या हैं, इनकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, इनकी सिफारिशें क्या हैं, इनमें क्या क्या था। तो हंटर आयोग से काफ़ी सारे प्रश्न आपको बनते हैं। फिर इनका नाम ये हंटर आयोग कैसे पड़ा, क्या चीज़ें, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए? आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं ये है क्या। तो हंटर आयोग हमने इतना कुछ पढ़ा है। तो ये है सर विलियम हंटर, ये एक इंसान है, इनका पूरा नाम है हंटर, सर विलियम हंटर। इसीलिए हंटर आयोग पढ़ गए क्योंकि ये इनके अध्यक्ष रहे हैं। जैसे कोठारी आयोग में तो दौलत सिंह कोठारी है, तो वो पूरा उनका नाम है उसी तरीके से। सर विलियम हंटर एक भारतीय सिविल सेवा अधिकारी और वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। ये कौन थे उनके बारे में ये बात आपको है, इसलिए मैंने आपको बताया। कभी कभी प्रश्न आया भी हुआ है लिखने को, तो ध्यान रखिएगा। ये सिविल सर्वेंट एक हैं और वायसराय की कार्य परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं कि इनकी जो ये हंटर कमीशन बना, इस रिपोर्ट में था क्या, ये इतना क्यों फेमस रहा, इसमें क्या क्या चीज़ें रहीं। तो आपको स्क्रीन में क्लियर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है 1882 की तारीखें। अगर आप भूल रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान रखना। 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, विद्रोह हुआ था, लड़ाई हुई थी, देश में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। जो लड़ाई विद्रोह ने जो सिस्टम पूरा था उसका जो बेस एक पिलर है, वो कह सकते हैं कि एक प्रकार से हिल सा गया था। प्रशासन कंपनी से छीनकर ताज को सौंप दिया गया था। राजा का सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें और थी, बहुत सारी जो है छोटी छोटी रियासतें थी, बहुत कुछ था उस समय। तो वहाँ से वहाँ तक शिफ्ट हो गया था। हालात सामान्य होने में वक्त लग, जो हालात उस वक्त कंडीशन थी, युद्ध चल रहा था बहुत भीषण तरीके से, उनको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम्स हो रही थी, समय बहुत ज़्यादा लग रहा था। 1882 तक देश में शिक्षा के विकास का आकलन करना और व्याप्त दोषों को दूर करना आवश्यक समझा गया। जब 1882 के आसपास हम लोग पहुँचे तो हम लोग देख रहे थे कि समस्याएं हमारी बढ़ती जा रही। जितना हम सोच रहे हैं कि हम खाली हों और कभी उन चीज़ों को दूर करें, तो ऐसा कभी किसी को खाली वक्त नहीं मिलता है कि आज खाली है। तो हमें उन चीज़ों को साथ साथ लेके करना। जैसे आप 8 पेपर दोगे, 7 पेपर दोगे, तो जो टफ़ है, जैसे मैथ टफ़ है और इंग्लिश टफ़ है, तो रोज़ 1 घंटे मैथ पढ़े, 1 घंटे इंग्लिश आप क्यों नहीं पढ़ते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट को बांट दीजिए। आपको 6-7 पेपर देना है तो आप 5 पेपर को बांट दो कि 2 दिन ये पढ़ेंगे, 2 दिन ये पढ़ेंगे। बाकी मैथ और इंग्लिश की उसमें 2-2 घंटे की क्लास लगाओ। जो बच्चे मेंबरशिप लिए हुए, चलिए उनके लिए काफ़ी अच्छा हो गया कि उनके लिए मैथ भी मैं करती हूँ और आपको इंग्लिश भी मैं करती हूँ। तो कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे आप मेरे साथ पढ़ते हो। लाइव क्लास काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, तो एक सेक्शन ये कंप्लीट, लेकिन मेरे को जो करवाती हूँ उनकी प्रैक्टिस सेट लगाओ। और जो बच्चे यहाँ से देख रहे हैं, जितना मैथ मैंने पहले से पढ़ा दिया उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को मतलब प्रयास करते हैं कि कैसे क्या चेंज कर पाएँ, क्या कर पाएँ। तो जब देखा गया कि कमियाँ हैं, तो भाई कमियाँ हैं तो उनको दूर करना भी तो बनता है। तो हम जब करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तभी सीख पाएंगे। इस उद्देश्य से लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य जो विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कर दी, ठीक है। इन्होंने उसकी पूरी मतलब वहाँ पर थे और उन्होंने घोषित कर दिया। इसके बाद हुआ क्या, भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन की शैक्षणिक नीति भी अस्तित्व में आ गई। तो जो पढ़ाई लिखाई की पूरी पाइपलाइन थी, सेटअप था, चेंजेस करने के लिए
और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई। लॉर्ड कर्जन की एक शैक्षिक नीति थी, वो भी अस्तित्व में आई। फिर दोनों दोनों लोगों ने, दोनों समिति ने ग्रुप्स में अपने अलग अलग योगदान दिए और बहुत सारे चेंजेस भी करने का प्रयास किया था, जो भारत की पढ़ाई लिखाई के सिस्टम में काफ़ी हितकारी साबित हुआ था। तो आपको फ़िलहाल के लिए ये जो तारीख है, जो आपको 3 फरवरी 1882 लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना है। इसको आप भूलोगे अगर, तो अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। नहीं तो आप इजीली इसको आंसर राइट कर सकते हैं। वो विकल्प भी उससे आपके लिखने के हो जाएंगे, तो आपका बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए भारत ने विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर विचार किया। जो इतने आयोग, सिफारिशें, नीतियाँ सब सेटअप हो रहा है, इसका सिर्फ एक ही है, जो पढ़ाई लिखाई के सिस्टम का स्तर काफ़ी ज़्यादा नीचे है, उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, किस स्तर पर कार्य करके उनको सुधार सकते हैं। तो वो प्राइमरी स्टेज हुई होती है, जिसपे हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, उनको सब कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं हंटर आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या है। तो लिखने को आता है क्वेश्चन के रूप में कि हंटर आयोग की कोई 2 सिफारिश लिखिए। तो ये कहा जाता है कि 1882 के हंटर आयोग की सिफारिश जो थी, वो ब्रिटिश सरकार की शिक्षा प्रणाली में कुछ चेंजेस या कुछ नया अपडेट है। जैसे पहला है कि पिछड़े जिलों में प्राथमिक विद्यालय के विस्तार के साथ साथ निचले स्तर पर सरकारी नौकरी के साक्षर उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई। मतलब जो बहुत सारे पिछड़े इलाके हैं, ज़िले हैं, वहाँ पर जो प्राइमरी के स्कूल में दिक्कतें हो रही थी, लोग बच्चे नहीं पा रहे थे बहुत सारी चीज़ें, तो उनमें सुधार किया गया, उन्हें देख रेख की गई। साथ ही साथ इस तरीके से, जैसे डाइट की तरफ से होते हैं, एक चेकर होते हैं जो टीचिंग लगती जाते हैं चेक करने, तो कुछ उस तरीके से जो है वो भी काफ़ी बढ़िया हो गया था, चेंजेस आए थे। क्योंकि लोगों के इंटरव्यूज़ हो रहे थे, लोग जा रहे थे, पर देखे जा रहे थे, पकड़े भी बहुत सारे, इन्वेस्टिगेट भी बहुत सारे हुए, तो कुछ उस तरीके से। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि आपको ये भी ध्यान रखना होगा। उसके बाद बोला स्थानीय स्वशासन अधिनियम के तहत जिला और नगर पालिका बोर्डों को प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध सौंपा गया। जो प्राइमरी एजुकेशन का पूरा सेटअप है, वो जिला प्रशासन को, नगर बोर्ड को आप सौंपो, वो लोग अच्छे तरीके से करवाएंगे। ग्रामीण स्कूलों के लिए धनराशि शहरी स्कूलों के द्वारा दुरुपयोग होने से बचाए जाने के लिए है, क्योंकि जब ज़्यादा पैसा हो जाता है और हमारी काम की चीज़ें भी सब आ जाती है, ये होता है कि बचा है तो कुछ तो और खर्चा कर दें। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ अगर मूड भी है तो ऐसा मत करो, पहली बात मूड को सही करो, और एक अच्छी साइकिल या जो भी चीज़ें हैं येलो कलर की हैं वो आप बाई कर सकते हो, तो उससे वही चीज़ की फुलफिलमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पॉइंट्स रखे गए थे इनकी सिफारिश में। फिर उसके बाद कहा जाता है माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धन से निजी पार्टियों के जानने के द्वारा की जानी थी। मतलब जो ऐसे लोग आके अनुदान दे देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, वो उनके बारे में था। ऐसे निजी स्कूलों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रत्येक जिले में पूरी तरह सरकार के द्वारा संचालित मॉडल स्कूल खोले जाते हैं। फिर आप देखे हो कि हर जगह सरकारी बच्चा नहीं जाता, अब जो सरकार के बच्चे हैं वो भी अब प्राइवेट में जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ उस तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें ध्यान रखनी होगी और समझ में भी लेकर चलने होंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो और आप काफ़ी चेंजेस कर पाएँ। तो कह सकते हैं कि दोनों स्तर के जो विभाग थे उनमें बहुत अच्छे तरीके से चेंज लाने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को शैक्षणिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ साथ विभिन्न शाखाओं में संशोधित किया। वो जो सिलेबस था वो भी काफ़ी पुराना वही घिसा पिटा था, तो उसमें चेंजेस करना। मिशनरी स्कूल को जो हतोत्साहित किया गया था, राज्य के दौरान निजी प्रणाली में भारतीयों की भागीदारी का आग्रह किया गया, लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा में आगे बढ़ाने में फिर से ध्यान दिया गया। मतलब जो चीज़ें गलत थी उनका साथ नहीं दिया गया, बाकी बहुत सारी चीज़ें नहीं की गई। महिलाएं, लड़कियां जो घर पे बर्तन धोना, कपड़े यही सब करने तक थी, उस दायरे से बाहर निकल कर फिर वो आगे बढ़ने लगी, क्योंकि गवर्नमेंट उनको पढ़ाना चाह रही थी, उनका विकास करना बहुत ज़रूरी था। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं हंटर कमीशन के उद्देश्य क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको लिखने को आएगा, इनके कोई 2 से कोई 3 ऑब्जेक्टिव आप लिख के तो लिखने होंगे। पहला है हंटर कमीशन 1822 का मुख्य उद्देश्य भारत में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के स्तर और स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें बहुत सारे सुझाव और सलाह को देने की ज़रूरत पड़ी। तो पहला है कि इसमें भारत की शिक्षा के उत्थान में धार्मिक मिशनरियों के कार्यों का मूल्यांकन भी शामिल था। सबसे पहली बात ये है कि जो मिशनरी लोग पहली बार आके भारत में चेंजेस करके सिखाने का सिस्टम बनाए थे, उनमें उनके कार्यों को भी ऐड किया जाए। हंटर आयोग के मुख्य उद्देश्य में वुड डिस्पैच के कार्यान्वयन की जांच करना। वुड डिस्पैच ने जो पूरी मैनिफेस्टो वगैरह दी थी कि ये करेंगे, वो करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये डालेंगे, वो डालेंगे, तो वो आपको जांच पड़ताल करनी थी। उनके सिस्टम को, उनके सेटअप को, उनके कार्यक्रम को चेक करना होगा। शिक्षा क्षेत्र सुधार के लिए अनुदान का उपयोग करना भी शामिल है। पढ़ाई लिखाई के सिस्टम में जो अनुदान का उपयोग करना भी शामिल था, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती थी,
तो इसलिए सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया जाता था, क्योंकि उसमें उच्च हो प्राथमिक हो कोई भी स्तर हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, इसलिए लोग उसमें अनुदान देकर उनकी हेल्प करते थे। चलिए, आयोग ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा की देखभाल और विचार किया, हालांकि मुख्य ध्यान प्राथमिक पर ही रखा था। मतलब उन्होंने उच्च पे और माध्यमिक पे भी थोड़ा थोड़ा दिमाग अपना दौड़ा के उसको सही करने का प्रयास किया जो दिक्कतें थी, लेकिन मेन फोकस प्राथमिक पर ही था कि प्राथमिक की जो इनिशियल स्टेज है उसमें हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं, कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो बात समझ में आई, सिंपल एंड ईजी है। अब बात करते हैं इनके आयोग के निष्कर्ष को, लेकिन इससे पहले आप क्लास को लाइक करिए, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। चलिए फटाफट लाइक करिए जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है। जितना जल्दी जो पेपर खत्म होगा उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उतना ज़्यादा करवाऊंगी, उसके सारे पेपर 2016 से लेकर करवाऊंगी, लेकिन आप जल्दी टाइम पर आओ, समझो, सीखो, क्लास को कवर करो, प्रॉब्लम्स नहीं होगी, हेल्प की जाएगी। ठीक है, आई होप सो आप सभी ने कर दिया होगा। चलिए फटाफट क्विक करिए, क्विक जितना हो सके उतना जल्दी। ठीक है, कॉन्टिन्यूस मैं लगातार आपको बोल के 10-10 20-20 मिनट में कॉन्टिन्यूस बोल के आपको पढ़ा रही हूँ, तो समझो कि यह है क्या, स्टोरी है एक। स्टोरी समझ गए, कर ले जाओगे, लिख ले जाओगे, ये मेरी गारंटी। बट नहीं सुनेंगे ध्यान से तो फिर प्रॉब्लम्स होगी। फिर आप याद करोगे तो भूल जाओगे। समझी आई हुई चीज़, समझ में आई हुई चीज़ लिख ली जाती है, ये रट्टा मारी हुई चीज़ आज हटा कल सफा। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात कर लेते हैं। कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि हंटर शिक्षा आयोग का निष्कर्ष क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, इतना मैंने सब कुछ किया। तो ये ब्रिटिश भारत में शिक्षा की प्रणाली की पहले स्थापना थी, चेंजेस वगैरह किए गए, गाँव सुधारते हैं, चेंज लाते हैं। इनसे शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे चेंजेस की आवश्यकता के बारे में चिंताओं को सही ढंग से सामने रखने का प्रयास भी किया गया कि ये जो समिति बनी है तो प्रॉब्लम्स भी बता रही कि यहाँ पर आपने गलती की थी। तो पहला पॉइंट ये है कि हंटर आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। हंटर आयोग ने जो एक मैनिफेस्टो पूरा पोर्टफोलियो रिपोर्ट जो कुछ दिया था उसको एक्सेप्ट किया गया और प्राथमिक और माध्यमिक में सुधार लाया गया। गवर्नमेंट ने उस चीज़ को देखा, समझा, जाना कि हाँ बात सही है और हम ऐसा चेंज कर सकते हैं जिससे बहुत इम्प्रूवमेंट मिल सकता है, तो उसको चेंज किया गया। पहला इनका रिजल्ट। दूसरा बात में आते हैं कि इस भारत में दूसरा यहाँ पर है कि स्कूलों में ब्रिटिश विषयों की संख्या में कमी, जो बाहर के लेक्चर्स या जो बाहर की क्लासेस या वो उनको हटाओ थोड़ा। आगे बढ़ने के लिए शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि भी हुई और हंटर कमीशन ने पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना का भी नेतृत्व किया था। तो इस तरीके से आपको कई सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई क्लियर कट में। तो ये इतनी बातें आपको हंटर आयोग से मैंने बताई। इससे ज़्यादा अगर आप परेशान हो गए तो परेशान हो सकते हो, आप बुक्स में देखो बहुत कुछ दिया है और हमें वो इतना काम नहीं आता क्योंकि प्रश्न नहीं बनता और हमें इतना याद भी नहीं रहता है। तो हम ढंग से जितने इंपॉर्टेंट है कुछ टॉपिक्स थे उनको ही लिया और उन पर क्वेश्चन आपको करवाया। अब चलते ही करवाते हैं एक दो क्वेश्चंस भी, ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन आपको आएगा, हंटर आयोग की सिफारिशें क्या थीं। ठीक है, क्या है उनकी जो सिफारिश थी वो क्या थी। तो आप लिखोगे माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में हंटर कमीशन के द्वारा बहुत सारे सुझाव दिए गए थे, दो प्रशासनिक सुधार भी थे। तो यहाँ पर माध्यमिक और प्राथमिक दोनों लिख सकते हो। माध्यमिक शिक्षा में प्रत्यक्ष उद्गम से सरकार को धीरे धीरे वापसी। ठीक है, मतलब जो चीज़ें नहीं हो रही हैं या समझ में नहीं आ रहा है उनको बढ़िया करने के, उनको उद्यतन तरीके से बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी गई थी। सरकार के द्वारा कुछ माध्यमिक विश्वविद्यालयों का रखरखाव भी जो नहीं हो पा रहा था, जो देख रेख नहीं हो पा रही थी, हेल्प नहीं हो पा रही थी, उनको भी हेल्प करने का प्रयास किया गया था। सहायता प्राप्त विद्यालय के लिए मॉडल के रूप में भी हेल्प करने की कोशिश की गई थी। तो इनकी आयोग की सिफारिशें मैंने ऊपर भी बताई हैं। आप ज़रूरी नहीं कि यही वाली लिखो, ऊपर वाली से भी 2 से 3 अगर आप याद रखते हो तो इनफ है। ठीक है, बात समझ में आई। इजी है, अगर आप लगा रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं तो वो समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं इनके उद्देश्य की। इनके उद्देश्य क्या थे, इस तरीके से आपको 1-2 नंबर का आंसर आएगा, लिखना होगा, तब आप इसमें कई सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे हंटर शिक्षा आयोग ने 1854 को वुड डिस्पैच की जो सारी चीज़ें थी, जो दिक्कतें थी, जो शिकायतें थी, उनको पढ़ा, उनको समझा, फिर अलग अलग से स्थिति के अनुसार से उसमें बेहतर बनाया, उनके सुझाव को आगे बढ़ाया, बेहतर तरीके से लिखने का, समझाने का प्रयास किया था। तो हंटर कमीशन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। चलिए फिर हंटर आयोग के बारे में जितनी भी बातें थी सब मैंने बता दी। अब आज इसी टॉपिक में बात करेंगे शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। ये क्या है, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी, ध्यान रखना। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना निस्पंदन का सिद्धांत क्या होता है। तो इनके सिद्धांत के बारे में है, भारत ने ब्रिटिश शासन के द्वारा देश में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को अपनाया गया था। इंडिया में इसको लागू किया गया। निस्पंदन का अर्थ है किसी चीज़ का ऊपर से नीचे की ओर आना। मतलब निस्पंदन का मतलब ही होता है, ये निस्पंदन का अर्थ क्या होता है, ये
आपको MCQ से पूछा जाता है। तो मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना या गिरना। इस प्रकार की शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत का अर्थ है शिक्षा या ज्ञान का ऊपर से नीचे आना। शिक्षा में निस्पंदन का मतलब क्या है कि शिक्षा ऊपर से नीचे आना, ज्ञान ऊपर से नीचे आना। इसका मतलब ये है कि उच्च वर्ग के लोगों से निम्न वर्ग तक आना। उच्च वर्ग के जो हाई क्लास के टॉप प्रायोरिटीज़ के जो लोग हैं उनसे वो शिक्षा नीचे आना। तो यही है निस्पंदन का सिद्धांत। यहाँ पे निस्पंदन का सिद्धांत आपके सामान के गिरने से, गेंद के गिरने से, किसी और के गिरने से नहीं है, शिक्षा के नीचे आने से। और शिक्षा के नीचे आने का मतलब ये नहीं कि शिक्षा का स्तर नीचे होना, जो उच्च लोग हैं उनसे छन के आपके पास आना। इसीलिए इसको छनन का सिद्धांत, निस्पंदन का सिद्धांत कहते हैं। कंपनी ने सोचा कि ये सारा लागू कौन किया था? ब्रिटिश कंपनी लागू कहाँ की थी? इंडिया के ऊपर। कंपनी ने दिमाग में ये बात सोची कि वो संपूर्ण जन समूह को शिक्षा प्रदान नहीं कर रही। जितने लोग भारत में, सबको तो शिक्षा नहीं दे सकती है, ठीक है, थोड़ा बहुत देगी और जयकारा अपना ज़्यादा करवाएगी। इसलिए केवल कुछ ही लोग, कुछ ही को ही हम शिक्षा, इसलिए अगर हम चाह रहे हैं कि हम किसी को भी पैसा खर्च करें, पढ़ाएं, एक तो 1 लाख 2 लाख की लड़ाई लगवा दी थी, उसके बाद अगर मतलब खर्चा करके स्कूल बना रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो सबको नहीं कर, कुछ को ही कर सकते थे। लेकिन ये कुछ उच्च वर्ग के लोग जो कुछ थे, वो कुछ में सिर्फ हाई प्रायोरिटीज़ के लोग आते थे, जो पैसे वाले थे, जो सही थे वही आते थे, क्योंकि जिसको वो चूज़ करते थे। क्योंकि वो कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा का अवसर प्राप्त कर सकते थे वही लोग ऐसे थे जो इंग्लिश पढ़ सकते थे। और इसको सिद्धांत की, इस सिद्धांत में 3 मेन बातें थी। पहला, देश में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को मजबूत करने के उद्देश्य से केवल उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करना, ताकि उन्हें प्रशासन में उच्च पद दे। मतलब भारत में जो बाहर से ब्रिटिशर आके रूल कर रहे थे, ये सिर्फ जो इंडिया के अच्छे लोग थे, रिचेस्ट पर्सन, उन्हीं को पढ़ाना चाहते थे, ताकि अगर जो बड़े लोग हैं वो आपका विरोध नहीं करेंगे तो छोटे लोग क्या विरोध करेंगे, ये सारे लोग मिलकर दबा देंगे उनकी बात को। तो जो अपनी इंडिया में अपनी बिजनेस, अपने कार्यक्रम की जड़ को मजबूत रखने के लिए स्कूल और पढ़ाई का रास्ता ये लोग चुने थे। क्योंकि हम इंडियंस को पढ़ाई के बारे में भूख बहुत ज़्यादा थी और हमें जानकारी नहीं हुआ करती, तो हमको उनकी बात माननी पड़ती थी ज़बरन। उच्च वर्ग के लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करेंगे, जब बड़े लोग जो ऊपर कैटेगरी के लोग हैं वो इंग्लिश को पढ़ेंगे, और उनकी संस्कृति में सुधार होगा और आम जनता तक वो उनको आदर्श के रूप में स्वीकार भी करेगी। और फिर वो धीरे धीरे करके उच्च वर्ग से मध्यम वर्ग, फिर निम्न वर्ग तक उनकी वो शिक्षित चीज़ें जो है धीरे स्प्रेड हो जाएंगी। तो ये 2 बातें कंपनी ने सोची थी। तीसरा, उसने सोचा कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करना, जो सामान्य लोगों को शिक्षित करने की जिम्मेदार, और ऐसे लोगों को आप उच्च वर्ग में शिक्षित करो जो जाके अक्सर जो ऐसे लोगों से मिलते हों, जो उनके छोटे हों, ऐसे कुछ लोग का उनका ग्रुप्स हो, तो वो उनको जाकर ऐसी बातें वहाँ पर बताएं, तो शायद वो चीज़ें उनको छन छन के उत्ते तक मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास होती है अब ओवर। आज की क्लास में मैंने हंटर आयोग के बारे में पूरी डिटेल में बात बताई और निस्पंदन का सिद्धांत बताया। तो एक साथ मैंने 2 टॉपिक कवर किया, क्लासेस भी अच्छी खासी हुई है और ये टॉपिक भी होता है ओवर। अब मैं इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगी, बाकी आपको थ्योरी नहीं देने वाली हूँ। तो ध्यान रखिए, पढ़िए, रिविजन करिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।